हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स इन वन शॉट। तो पिछली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बेसिकली 600 BCE से लेके 600 CE के टाइम पीरियड को हम इस चैप्टर में समझेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के 1500 सालों बाद क्या क्या नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले, कौन कौन से नए टाउन्स डेवलप हुए, कौन कौन से नए एम्पायर्स फॉर्म हुए, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस टाइम पीरियड को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसेप एंड पियादासी। तो 1830s में जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी मिंट के। मिंट क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक्के बनते हैं। तो उसके ऑफिसर्स थे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो उन्होंने ब्राह्मी और करोष्टी ये दो लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट को डेसिफर करा था। और ये जो दो लैंग्वेजेस थी ये इस टाइम पीरियड की इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में हमें मिली है। तो इन इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स को पढ़ने में हमें हेल्प हुई डेसिफर करने के बाद। तो जब उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि किंग को पियादासी लिखा गया है। बार बार जब वो पढ़ रहे थे तो किंग को पियादासी लिखा जा रहा था। और पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड। प्लेजेंट टू बिहोल्ड का क्या मतलब होता है? प्रिय, ठीक है। और जब उन्होंने और इंस्क्रिप्शन पढ़ी तो उन्हें पता चला किंग तो अशोका थे और अशोका को ही पियादासी बोला जाता था। अशोका बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे उस टाइम के और वो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चला है। अब स्कॉलर्स ने धीरे धीरे अपना जो कंटेक्स्ट है, अपना जो फोकस है, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ सोशल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इनको ही देखते थे। अब वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ भी शिफ्ट होने लग गए। अब वो जानने की कोशिश करते थे कि पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, क्या कनेक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्लीस्ट स्टेट्स। तो सबसे पहले स्टेट्स कौन कौन से बने थे? जो उस टाइम पे जो नए नए स्टेट्स बन रहे थे उन्हें महाजनपदास बोला जाता था। जो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे उन्हें महाजनपदास बोला जाता था। और हमें सोर्सेस के ज़रिए पता चला है कि 16 महाजनपदास थे। 6th सेंचुरी BCE में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला इंडियन हिस्ट्री में। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नए स्टेट सिटीज़ फॉर्म हो रहे थे और आयरन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कॉइनेज का डेवलपमेंट हो गया था। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और बहुत ज़्यादा नए नए थॉट प्रोसेसेस आए लोगों के अंदर। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर भी डेवलपमेंट देखने को मिला। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में लिखा गया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास कौन कौन से थे। तो हम वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो, महाजनपदास को जनरली किंग्स रूल करते थे, लेकिन कुछ महाजनपदास को गनाज और शंगाज भी रूल करते थे। अब ये गनाज और शंगाज क्या थे? ये ओलिगार्चीज थे, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एक स्टेट को, एक महाजनपदा को रूल कर रहे थे, उन्हें गनाज और शंगाज बोला जाता था। महावीरा और बुद्धा ये दोनों ही गनाज से बिलोंग करते थे, ठीक है। For example, in the case of Vaji Sangha, the Rajas probably controlled resources such as land collectively. तो देखो, वाजी संघा था एक, यानी कि वाजी एक महाजनपदा था और उसमें संघा का रूल होता था। तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे, सभी रिसोर्सेज को ये संघ, ये राजा लोग कंट्रोल किया करते थे। हर एक महाजनपदा का एक कैपिटल सिटी होता था जो कि फोर्टिफाइड होता था, यानी कि उसके अंदर बहुत ऊंची ऊंची दीवार होती थी उसे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कुछ महाजनपदास थे: अंगा, काशी, कोसाला, वजी, मल्ला, चेड़ी, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्या, सुरासेना, अश्वका, अवंती, गांधार, कंबोजा, मगध। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थे वजी, कोसाला, कुरु, पांचाला, अवंती, गांधारा और मगध। ये कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपदास थे। ब्राह्मणास बिगैन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट। अब क्या हुआ? जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने संस्कृत में टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए थे, जिन्हें धर्मसूत्रास कहा जाता था। और इन धर्मसूत्रास के अंदर कुछ रूल्स या कुछ नॉर्म्स लिखे जाते थे रूलर्स के लिए, राजाओं के लिए, कि भाई राजा कौन बनेंगे? जो क्षत्रिय होंगे। तो 4 कैटेगरीज थी: ब्राह्मणास, क्षत्रियास, शूद्रास, वैश्यास, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज थी। तो ऐसा माना जाता था कि क्षत्रियास को ही राजा बनना चाहिए, ऐसा धर्मसूत्रास में लिखा होता था। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस। अब रूलर्स को एडवाइस किया जाता था कि उन्हें टैक्सेस कलेक्ट करने चाहिए कल्टिवेटर्स से, जो उगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं, उनसे ट्रिब्यूट लेना चाहिए, ट्रेडर्स से लेना चाहिए, मतलब इन सभी से टैक्स लेना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट अमंग द 16, यानी कि इन सभी महाजनपदास में से सबसे पावरफुल कौन सा महाजनपदा था। तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है महाजनपदा बन गया था 6th और 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, और आज के टाइम पे हम इसे बिहार के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पावरफुल महाजनपदा था। अब कुछ फीचर्स जानते हैं हम मगध के। तो ये जो रीजन था ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। इसके अलावा यहाँ पर आयरन माइंस भी थी, ठीक है, आयरन माइंस भी आराम से इसके आसपास थी, मिल जाती थी, वहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट करते थे, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से इजीली अवेलेबल होते थे जिनसे टूल्स और वेपन्स बनते थे। आगे देखते हैं इन मगध द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मगध वाले एरिया में, मगध वाले महाजनपदा में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत चीप और कन्वीनियंट पड़ता था, ठीक है। बुद्धिस्ट और जैन ये राइटर्स थे जिन्होंने मगध के बारे में लिखा। हमें इनके राइटिंग्स, इनके टेक्स्ट की मदद से मगध के बारे में पता चला है। और मगध के कुछ बेस्ट नॉन किंग्स थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है। तो सबसे पहले मगध का कैपिटल था राजगृह, और ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी जो कि हिल्स के आसपास लोकेटेड थी, हिल्स में लोकेटेड थी। लेट 4th सेंचुरी BCE में मगध ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया पाटलिपुत्र में, यानी कि अब इसका कैपिटल पाटलिपुत्र बन गया था, जिसे हम आज के टाइम पे पटना के नाम से जानते हैं। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, और इसके कम्युनिकेशन के रूट्स जो थे वो गंगा नदी के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे, हम कह सकते हैं। एन अर्ली एम्पायर, अर्ली एम्पायर के बारे में हम जानते हैं, मतलब कि जब मगध बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक एम्पायर जो है फॉर्म हुआ, जिसे हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। अब मौर्यास के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं। There are a variety of history of the sources to reconstruct Mauryan Empire include archaeological finds, especially sculpture, contemporary works such as Megasthenes, a Greek account of ambassador to the court of Chandragupta Maurya, which survives in fragments. अब देखो, हमें मौर्यास के बारे में बहुत सारे सोर्सेज से पता चला है। हमें कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, कंटेम्प्रेरी वर्क्स, यानी कि उस टाइम पे जो दूसरे किंगडम्स थे, दूसरे एम्पायर्स थे, दूसरे महाजनपदास थे, उनके लोग भी मगध के बारे में, इन मौर्यन एम्पायर के बारे में जो है लिखा करते थे। तो उससे हमें पता चला है मौर्यास के बारे में। मेगास्थनीज ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चला है इन मौर्यास के बारे में, क्योंकि उनके कोर्ट में ही तो ये काम करते थे। तो इन सारी चीज़ों से हमें मौर्यास के बारे में पता चला। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य के अलावा उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, और ये चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त के एक मिनिस्टर थे, इन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, तो उससे भी हमें मौर्यास के बारे में बहुत कुछ पता चला है। मौर्यास आर मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स। मौर्यास के बारे में बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर में भी लिखा गया है। आगे देखते हैं। संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शंस थी वो लिखी गई थी रॉक्स पे, और जो अशोका है ना, उन्होंने भी पिलर्स पे बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी, जिन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है मौर्यास की हिस्ट्री का, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इस चैप्टर में यहाँ पर कहीं पे भी अशोका नहीं लिखा होगा, हम लिखा भी होगा तो हम उसे अशोका बोलेंगे, क्योंकि आपकी बुक में हर जगह अशोका मेंशन्ड है, ठीक है। अशोका नहीं बोलेंगे, अशोका बोलेंगे। अशोका जो है वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले अपने मैसेजेस को, अपने सब्जेक्ट्स को बताया, ठीक है। जैसे कि उनका एक आइडिया था धम्मा का, तो उन्होंने अपने मैसेजेस जो थे उनके सिटीजन्स में, उनकी जो जनता थे उनमें स्प्रेड करवाए थे। तो अशोका की एक आइडियोलॉजी थी धम्मा, ठीक है। अशोका अंडरस्टूड टू बी धम्मा इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट टूवर्ड्स जेनोसिटी एसेट्रा। धम्मा का क्या मतलब था कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, सभी को अच्छे से ट्रीट करो, काइंडली ट्रीट करो, इससे हमारा तो भला होगा ही, पूरे समाज का भला होगा, ऐसा वो अशोका कहते थे। तो ये सब कुछ आपकी बुक में मेंशन्ड है। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, यानी कि इतने बड़े एम्पायर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो कुछ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स थे इस एम्पायर में, और कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स भी थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी और तोसाली और स्वर्णनगरी, ये कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स थे, जबकि पाटलिपुत्र कैपिटल था इस एम्पायर का, ठीक है। ये सब कुछ अशोका की इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ये ध्यान रखना आपको कि भाई कौन सा जो प्लेस था वो कैपिटल था पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं रिपीट कर रही हूँ।
अशोकन इंस्क्रिप्शंस, सेम मैसेज एंग्रेव्ड एवरीवेयर। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा होता था वो हर जगह एंग्रेव्ड होता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली और सभी जगह हमें उनके सेम मैसेज लिखे मिले हैं। उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तक्षशिला और उज्जैनी में था। ठीक है, क्योंकि ये जो जगह थी ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे लोकेटेड थी और स्वर्ण नगरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस थी, कर्नाटका के पास थी क्योंकि ये जगह, तो गोल्ड माइंस को कंट्रोल करने के लिए ये स्वर्ण नगरी पे भी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल चलता था। अब मेगास्थनीज लिखते हैं कि एम्पायर के अंदर एक कमेटी थी जिसके अंदर 6 और सब कमेटीज़ थी, मतलब 6 और हिस्से थे उसके, जो मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती थी, कमांड करती थी। अब हम उन 6 सब कमेटीज़ को देखते हैं। एक सब कमेटी क्या करती थी, वो नेवी का काम संभालती थी। सेकंड, मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस। दूसरी जो कमेटी थी, सब कमेटी, वो ट्रांसपोर्ट और दूसरे प्रोविजंस को संभालती थी। तीसरी जो थी वो फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। जो फोर्थ थी वो हॉर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। फिफ्थ चैरियट्स के लिए, और जो सिक्स थी वो एलिफेंट्स को संभालती थी। ठीक है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड सब कमिटी वर रेदर वेरिड, प्रोकरिंग फूड फॉर सोल्जर्स। जो सेकेंड सब कमिटी थी वो खाना इकट्ठा करती थी सोल्जर्स के लिए और एनिमल्स के लिए फॉडर। ठीक है, फॉडर भी खाना ही होता है एनिमल्स का। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब क्वेश्चन आता है कि ये एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था। तो मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क, वन ऑफ वॉज अशोका द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर। तो मौर्यन एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क माना जाता है, एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, और अशोका को भी, क्योंकि अशोका एक बहुत फेमस रूलर थे उस टाइम के भी, और आज के टाइम पे भी हम उन्हें द ग्रेट ऐसे ऐसे टाइटल्स देते हैं। ठीक है, तो वो बहुत फेमस रूलर थे। क्योंकि ये सब कुछ हमें किस चीज़ से पता चला है, ये हमें उनके इंस्क्रिप्शन से पता चला है। मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। किसने फाउंड करा था मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये 321 BC से लेके 298 BC तक इन्होंने कंट्रोल करा था इस पर, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य की मदद से, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था, और वो इनके कोर्ट के एक मिनिस्टर थे। This empire was spread almost very long from 324 BC to 185 for 150 years. लगभग 150 साल के लिए ये एम्पायर जो है वो चला। विच इजंट द वास्ट स्पैन। ये इतना ज़्यादा बड़ा टाइम, स्पैन नहीं आएगा यहाँ पे, स्पैन आएगा, एन कर लीजिए से। ये इतना बड़ा टाइम भी नहीं था। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो उससे भी बड़े बड़े एम्पायर्स भी थे। Many historians found the message on Ashokan inscriptions very different of most other rulers. देखो, जब हिस्टोरियंस ने अशोका की इंस्क्रिप्शंस देखी ना तो उनके मैसेज बहुत अलग से लगे दूसरे रूलर्स के। जब उन्होंने इंस्क्रिप्शंस देखी तो उसके हिसाब से अशोका के बारे में पता चला कि अशोका जो थे वो बहुत पावरफुल और इंडस्ट्रियस रूलर थे, और साथ ही साथ ये बहुत हम्बल रूलर भी थे। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब हम देखेंगे राज करने के, ठीक है, क्या क्या नए तरीके थे। चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। अब क्या हुआ, नए नए किंगडम्स, नए नए चीफडम्स जो है वो साउथ वाले इलाके में, डेक्कन वाले एरियाज़ में भी फॉर्म होने शुरू हो गए। बहुत सारे नए नए किंगडम्स बने डेक्कन रीजन में और साउथ वाले रीजन में। ठीक है, नए नए किंगडम्स, चीफडम्स बने चोलास, चेरास और पांड्यास के तमिलकम में, यानी कि वो एरिया जहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला लोकेटेड है, उस रीजन को तमिलकम बोला जाता है। तो वहाँ पर ये 3 नए किंगडम्स फॉर्म हुए। ठीक है, और ये बहुत स्टेबल किंगडम्स थे और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस भी थे, पैसे वाले थे, बिल्कुल वेल्दी। वेराइटी ऑफ सोर्सेज टेल अस अबाउट दी स्टेट्स सच एज तमिल संगम टेक्स्ट एंड पोम्स। तो हमें बहुत सारे सोर्सेज की मदद से इनके बारे में पता चला है, जिनमें से कुछ सोर्सेज थे तमिल संगम टेक्स्ट एंड पोम्स। ठीक है, तमिल संगम यानी कि तमिल वाले एरियाज़ में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे और पोम्स लिखे जाती थी, उनसे हमें इनके बारे में पता चला है। सो नेक्स्ट पेज देखते हैं। Many chiefs and kings including the Satavahanas and who ruled over parts of western and central India. अब देखो, इनके अलावा भी और किंग्स थे जैसे कि सतवाहनास, और इन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के ऊपर अपने किंगडम्स बना रखे थे। इस एरिया में ये रूल कर रहे थे। जो शकास थे, ये जो शका रूलर्स थे, ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन के लोग थे जिन्होंने अपने किंगडम्स बनाए थे नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में इंडिया के में, एंड नीचे तक इंडिया में।
ठीक है, अपने किंगडम्स बना रखे थे इन शका लोगों ने। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शकाज ने अपने किंगडम्स कहाँ बना रखे थे, सतवाहनाज ने कहाँ बना रखे थे, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। अब हम पढ़ेंगे डिवाइन किंग्स के बारे में। एनी किंग्स क्लेम्ड हाई स्टेटस एंड कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज गॉड लाइक। अब कुछ किंग्स ऐसे होते थे जो अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे और अपने आप को भगवान के समान बताते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कुशानाज थे, जिन्होंने 1st सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी CE तक रूल करा, उन्होंने रूल करा था एक बहुत बड़े किंगडम पे जो कि सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। तो वो भी ऐसे ही थे, अपने आप को हाई स्टेटस देते थे और अपने आप को भगवान बताते थे। कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड। अब बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं कुशाना किंग्स के, कुछ श्राइन्स में, कुछ मठ में। जो मथुरा के पास एक मठ है वहाँ पर, श्राइन्स में, अफगानिस्तान में, बहुत सारी जगह में कुशाना रूलर्स के छोटे छोटे स्टैचूज मिले हैं जिन्हें पूजा जाता था। कुछ कुशाना रूलर्स ने अडॉप्ट कर रखे थे टाइटल्स, जैसे कि देवपुत्र यानी कि भगवान के सन, ठीक है, यानी कि भगवान के बेटे। ऐसे ऐसे टाइटल्स उन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे चाइनीज़ रूलर्स से इंस्पायर होके, क्योंकि चाइनीज़ रूलर्स भी अपने आप को ऐसे टाइटल्स देते थे जैसे कि सन ऑफ हेवन, ऐसे ऐसे टाइटल्स देते थे, ठीक है। तो वैसे ही कुशाना रूलर्स ने भी उनसे इंस्पायर होकर अपने आप को टाइटल्स दे रखे थे, जैसे कि देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड। जो गुप्ता रूलर्स थे उनकी हिस्ट्रीज़ को हम समझ सकते हैं लिटरेचर, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है, और प्रशस्तीज के थ्रू। अब देखो प्रशस्तीज क्या होती है, अपनी प्रशंसा में वो लिखवाया करते थे, तो उसे हम प्रशस्तीज बोलते हैं, ठीक है। तो गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें उनके लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और प्रशस्तीज के थ्रू पता चला है। प्रशस्तीज क्या होता है, किंग की प्रेज में, ठीक है, प्रशंसा में लिखी जाती थी। और पेट्रॉन्स बाय पोइट्स, पेट्रॉन्स जो पोइट्स जो हैं वो लिखा करते थे, ये कोर्ट पोएट स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वर सामंताज। सामंत कौन थे? मैन हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। जो लोग अपने आप को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू मेंटेन करके रखते थे, यानी कि अपना इनकम जनरेट करते थे, उन्हें सामंताज बोलते थे, ठीक है। जैसे कि लैंड के थ्रू। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। ये रूलर्स को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। पावरफुल सामंताज कुड बिकम किंग्स ऑल्सो। और जब सामंताज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो वो किंग्स बन सकते हैं। हम कह सकते हैं जो लोग जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी, उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके वो बहुत पावरफुल हो जाते थे, उन्हें ही हम सामंताज कहते थे, और वो धीरे धीरे किंग्स भी बन जाते थे कई बार। नाउ डिड यू नो पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रशस्ति हमने देखा था ना, जो किंग की प्रेज में लिखी जाती, तो प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये संस्कृत में लिखी गई थी हरिसेना के द्वारा, जो कि समुद्रगुप्ता के एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड, ठीक है। पॉपुलर परसेप्शन किंग्स, तो ये हम देखते हैं। Subjects thinking about their rulers contained in anthologies such as जातकास एंड पंचतंत्र। कुछ किंग्स के बारे में, कुछ रूलर्स के बारे में जातक, टेल्स और पंचतंत्र, ये कुछ कहानियों वाली किताब है, इनके अंदर भी लिखा जाता था, ठीक है। कि भाई जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक राजा है, उसकी प्रजा उसके बारे में कैसा सोचती है, वो इन जैसी किताबों में लिखा जाता था। जो जातक्स थी, ये जो किताबें थी ये पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी 1st मिलेनियम के मिडल के टाइम पीरियड में, ठीक है। वन स्टोरी नोन एज गंडा टिंडू जातका इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट। तो एक जातक टेल है जिसे गंडा टिंडू जातका बोलते हैं, तो वो एक किंग और उसकी प्रजा के बीच के रिलेशन को दिखाती है कि कैसे एक रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा परेशान थी उनके किंग से। दिस ट्रेन वॉज ड्यू टू डिमांडिंग हाई टैक्सेस। ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों थी वो प्रजा, क्योंकि जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस मांगते थे उन लोगों से। एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव। और जो पीजेंट्स थे, जो बहुत कम पैसों वाले लोग थे, जो बहुत गरीब लोग थे, पीजेंट्स थे जो खेती बाड़ी करके अपना काम चलाते थे, उनको ये डिमांड बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लगती थी, बहुत ज़्यादा बोझ लगती थी। स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने अडॉप्ट करी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एक स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने प्लो एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर लिया, यानी कि वो प्लो की मदद से एग्रीकल्चर किया करते थे।
अब उन्होंने जो है फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज में जो है खेती करनी शुरू कर दी थी, गंगा और कावेरी नदी के किनारे 6th सेंचुरी ऑनवर्ड से। तो इससे प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला। अब उन्होंने आयरन टिप्ड प्लोशियर, पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, अब आयरन का इंट्रोडक्शन हो गया था तो इन्होंने आयरन टिप्ड प्लो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था एलुवियल सॉइल को टर्न करने के लिए, ठीक है। हाई रेनफॉल वाले इलाके में अब ये खेती करने लग गए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ट्रांसप्लांटेशन यानी कि एक जगह से फसल हटा के उठा के दूसरी जगह से प्लांट करना, ठीक है, बहुत बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ, पैडी जो होती है क्रॉप्स, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी। जबकि आयरन प्लोशियर लेड टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, आयरन प्लोशियर से भी बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। दूसरी स्ट्रैटेजी कौन सी थी जो उन्होंने अडॉप्ट करी थी जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला? इरिगेशन का इस्तेमाल। अब उन्होंने वेल और टैंक्स की मदद से इरिगेशन करनी शुरू कर दी थी। पहले वो एंटायरली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अब हम देखेंगे कि रूरल सोसाइटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे। सो टेक्नोलॉजीज ऑफन लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, द बेनिफिट्स वर वेरी अनइवन, रिजल्टेंट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखो, जो टेक्नोलॉजीज थी इसके अंदर तो देखने को मिला हमें डेवलपमेंट, लेकिन हर जगह पे प्रोडक्शन सेम लेवल से इंक्रीज नहीं हुआ। इन टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट सब जगह पे अनइवन था। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे थे जबकि कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जैसे कि विलेज हेडमैन, वो बहुत पावरफुल फिगर्स एमर्ज हुए, ठीक है, मतलब बहुत पावरफुल बन गए वो, और कई बार उन्होंने दूसरे कल्टिवेटर्स के ऊपर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। Early Tamil literature also mentioned different categories, the villagers of people in large landowners, plowmen और उजहावर और slaves और अधिमाय वेलालर्स। तो देखो ये नाम दिए गए हैं, हमें तमिल लिटरेचर से भी पता चला है कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे जैसे लार्ज लैंड ओनर, और जो गरीब थे स्लेव्स, उन्हें अधिमाय बोला जाता था, मतलब तमिल भाषा में इन्हें ऐसा सा बोला जाता था। अब गृहपति क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक ऐसी टर्म है, ये पाली टेक्स्ट की एक टर्म है जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी को डिफाइन करती है, ठीक है, यानी कि जो मिडिल मैन है और जो बेचारे बहुत गरीब पीजेंट्स हैं, तो उन सेकंड और थर्ड कैटेगरी को डिनोट करती है ये गृहपति टर्म। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू एलाइट्स, हमें मिलता है कि बहुत ज़्यादा ग्रांट्स होते थे, ठीक है, दान होते थे बहुत ज़्यादा, many of which were recorded in inscriptions, और ये जो दान होते थे इन्हें inscriptions में रिकॉर्ड भी करा जाता था। Some of these inscriptions were not stone but most were on copper, ज़्यादातर inscriptions पत्थरों पर नहीं थी बल्कि कॉपर पे थी, ठीक है, कॉपर की शीट्स सी होती थी मोटी मोटी, उनके ऊपर। inscriptions were in various लैंग्वेजेस, शीट्स पे भी मिली है और कई कॉपर पिलर्स के ऊपर ज़्यादा थी। आई वुड से इंस्क्रिप्शंस वर इन वेरियस लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु। अब हम पढ़ेंगे प्रभावती गुप्ता के बारे में जो कि चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स दैट शी हैड एक्सेस टू लैंड। अब इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि उनके पास लैंड की एक्सेस थी, विच शी देन ग्रांटेड, जो उन्होंने बाद में चल के दान कर दिया था। जबकि संस्कृत टेक्स्ट से हमें पता चला है कि विमेन के पास कोई एक्सेस नहीं होती थी रिसोर्सेज की, जैसे कि लैंड की, यानी कि विमेन जो है वो लैंड को नहीं कंट्रोल करती थी। जबकि हमें पता चला है कि भाई प्रभावती गुप्ता के पास तो लैंड था और उन्होंने तो बाद में चल के इस लैंड को दान भी करा था। तो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस रूरल पॉपुलेशन एंड आइडिया अबाउट लैंड, एंड देयर वर रीजनल वेरिएशंस इन द साइजेस ऑफ लैंड डोनेटेड रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स ऑफ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड, द राइट्स गिवन टू डोनीज। अब देखो क्या होता था, तो इंस्क्रिप्शंस में ऐसा लिखा जाता था जो भी ग्रांट्स होता था और जो भी ये राइट्स थे ये भी वेरी करते थे, मतलब कहीं जगह पे इनके अंदर वेरिएशंस थी। कहीं पर जो विमेन थी वो भी लैंड को एक्सेस कर पाती थी और कहीं पर नहीं कर पाती थी। और जो ये लैंड है इनका ग्रांट भी अलग अलग साइज़ में होता था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंड एरियाज़ को डोनेट करते थे और कुछ स्मॉल प्लॉट्स को डोनेट करते थे, ठीक है, और उन्हें डोनीज़ को दे दिया जाता था, यानी कि जो जिनको डोनेट किया जाता है उन्हें डोनीज़ बोला जाता है, उनको
उस लैंड के सारे राइट्स मिल जाते थे कि अब वो उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। हिस्टोरियंस हैज़ बीन डिबेटेड अमंग्स देमसेल्व्स ऑन द इशू व्हाई दीज ग्रांट्स वर मेड। हिस्टोरियंस हमेशा डिबेट करते रहते हैं इस टॉपिक पे कि ये दान जो है, ये ग्रांट्स क्यों होते थे। तो 2 रीज़न्स पता चले हैं। तो पहला रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को लगता है, कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि एक स्ट्रैटेजी के रूप में होता था कि किंग्स कहते थे कि ये एग्रीकल्चर और नई एरियाज़ को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो इन लैंड को ग्रांट कर दिया करते थे। दूसरा रीज़न क्या होता था कि ये लैंड ग्रांट जो है वीकनिंग दिखाते थे पॉलिटिकल पावर की, यानी कि जब राजा को लगता था कि भाई अब उसके हाथ से पावर जाती जा रही है समंताज के हाथ में, तो वो लैंड ग्रांट कर देते थे ताकि वो प्रजा को अपने फेवर में कर सके। तो ये 2 रीजंस पता चले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन्स एंड ट्रेड। तो नई सिटीज़ के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। 6th सेंचुरी BCE से क्या हुआ, अर्बन सेंटर्स स्टार्टेड टू एमर्ज। अर्बन सेंटर्स, नए नए शहर बसने लगे। मेनी ऑफ देम वर कैपिटल ऑफ महाजनपदास, और जो ये शहर बस रहे थे ये इन महाजनपदास के कैपिटल थे ज़्यादातर। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर थे वो कम्युनिकेशन रूट्स के आसपास लोकेटेड होते थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, वो रिवराइन रूट्स यानी कि रिवर्स के आसपास लोकेटेड था, हमने देखा था ना। Others such as Ujjaini were along land routes and yet others such as Puhar were near the coast। जैसे कि उज्जैनी, ये एक शहर बस रहा था, ये लैंड रूट के आसपास लोकेटेड था। पुहार, ये कोस्ट के पास लोकेटेड था। तो हम ऐसा देखने को मिला जो शहर बनते जा रहे थे वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन रूट के आसपास लोकेटेड थे। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन पॉपुलेशन। Elites and craft persons in 2nd century BCE, we find short votive inscriptions in a number of cities mentioning the name of donor and sometimes occupation as well। तो देखो, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो एलाइट्स थे यानी कि रिच लोग थे 2nd सेंचुरी BCE में, हमें उनकी भी कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली है सिटीज़ में बहुत सारी, जिसमें लिखा होता था कि उन्होंने लैंड ग्रांट करा है, कि डोनर कौन है, किसने लैंड ग्रांट करा है, किसने कोई ग्रांट करा है, तो डोनर का नाम, उसकी ऑक्यूपेशन की, वो क्या करता था, ये सब कुछ लिखा होता था उस इंस्क्रिप्शन में। तो ये देखने को मिला है। कई बार क्या होता था, गिल्ड और श्रेणीज़, ये गिल्ड और श्रेणीज़ क्या होती थी, ये ऑर्गेनाइजेशन होती थी क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की और मर्चेंट्स की, ठीक है, इनके बारे में भी लिखा जाता था। अब वोटिव क्या होता है, वोटिव इंस्क्रिप्शन के अंदर गिफ्ट्स जो है वो लिखे जाते हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं, यानी कि कोई रिलीजियस संस्था है उसको क्या क्या दान दिया गया है उसको हम वोटिव कहते हैं। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट, अब जो एम्पायर था उसमें कैसे ट्रेड चल रहा था वो हम देखते हैं। 6th सेंचुरी से क्या हुआ, लैंड और रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि लैंड और रिवर रूट्स फैले हुए थे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे इंडिया में। एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शंस में फैले हुए थे, सेंट्रल एशिया में और आगे ओवरसीज, फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन, और कोस्ट की तरफ बहुत सारे पोर्ट्स थे। Across the Arabian Sea to East, North Africa and West Asia, and through the Bay of Bengal to South East Asia and China। मतलब इन एरियाज़ में बहुत सारे ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे पोर्ट्स होते थे जहाँ पर शिप्स रुकती थी। Those who traversed these routes including peddlers who probably travelled on foot, merchants, seafarers who venture were risky but highly profitable। जो कौन लोग थे जो इन रूट्स के थ्रू जाया करते थे वो थे पेडलर्स, यानी कि पैरों से जाने वाले लोग, वो मर्चेंट्स भी होते थे, सी फेयरर्स भी होते थे। इनका काम बहुत रिस्की था भाई, पानी के थ्रू इतनी दूर जाना होता था, सी में कुछ भी हो सकता था, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल भी होता था। Goods such as grains, clothes, spices, salt, metal और timber, medicines, ये सारे गुड्स जो हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते थे अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन सी तक। कॉइन्स एंड किंग्स, अब इनके बारे में हम देखते हैं। एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। अब एक्सचेंज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना है एक्चुअली, ये कॉइन के इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट हुआ था। देखो, किसी के पास कॉइन है जब भी तो वो आराम से ट्रेड कर पाएगा, नहीं तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसकी नीड होगी, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर,
वर मिंटेड एंड यूज्ड। बाद में पंच मार्क्ड कॉइन्स बनाए गए, ठीक है, सिल्वर और कॉपर के, यानी कि ऐसे दबा के बनाने वाले कॉइन्स को पंच मार्क्ड बोलते हैं, उन्हें बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। जो सबसे पहले कॉइन्स बने थे जिनके ऊपर रूलर्स की इमेजेस थे वो इंडो ग्रीक्स ने इशू करे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सबसे पहले कॉइन्स इशू करे थे जिसके ऊपर रूलर्स की इमेजेस थी, इंडो ग्रीक्स, ठीक है। जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स थे वो फर्स्ट सेंचुरी सीई में इशू हुए थे और वो कुशानाज ने किए थे, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दीज वर आइडेंटिकल इन वेट, ये वेट में एक जैसे थे विद दोज इशूड बाय कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर। पार्थियन रूलर्स जो ईरान के थे, उनके जो कॉइन्स थे उनका वेट रोमन एम्परर्स के द्वारा इशू करे गए कॉइन्स का वेट और इनके द्वारा इशू करे गए कॉइन्स का वेट एकदम सेम था। The widespread use of gold coins indicates the enormous value of transaction that were taking place. अब इतना ज़्यादा पैसों का यूज़ होता था, इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स का यूज़ होता था, इसका क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती थी, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। Archaeologists have unearthed several thousand of coins that were issued by योधियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, बहुत सारे हज़ारों संख्याओं में कॉइन्स मिले हैं जो कि योधियाज ऑफ पंजाब और हरियाणा, इन लोगों ने, इन रूलर्स ने जो है इशू करे थे। सम वर ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय रिमार्केबल फॉर गुप्ता रूलर्स देयर प्योरिटी। अब बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकुलर, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अनोखे कॉइन्स मिले हैं गोल्ड के जो कि गुप्ता रूलर्स ने इशू करे थे और ये इनके प्योरिटी के वजह से रिमार्केबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्योर गोल्ड के वो कॉइन्स होते थे, गुप्ता रूलर्स के द्वारा बनाए गए, ठीक है, इशू करवाए गए। फ्रॉम 6th century CE ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ। अब क्या हुआ, 6th century CE से अब ये गोल्ड के सिक्के मिलना कम हो गए। ऐसा हो सकता है, इसके पीछे कुछ रीजंस, तो वो रीजंस हम पढ़ते हैं। चलो, कुछ आर्कोलॉजिस्ट का मानना था कि हो सकता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स होने के वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम हो गया होगा, जिससे प्रॉस्पेरिटी में इफेक्ट आया होगा। पहला रीज़न माना जाता है ये। दूसरा रीज़न क्या होता है कि नए टाउन्स बने, नया नेटवर्क ऑफ ट्रेड जो है वो बनने लग गया था इस टाइम पीरियड में, तो इस वजह से इन इलाकों में अब कॉइन्स नहीं मिले। नेक्स्ट इज़ बैक टू बेसिक। तो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, तो ये देखते हैं हम कि कैसे इंस्क्रिप्शंस डिसिफर की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे डिसिफर किया गया था। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं वो ब्राह्मी की स्क्रिप्ट से ही बनी है, ठीक है। द स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, और ब्राह्मी बहुत सारी अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिली है उसमें यही स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इंडियन पंडित की हेल्प से ब्राह्मी को डेसिफर किया है। Only after decades of painstaking investigation by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद, एपिग्राफिस्ट क्या होते हैं, वो लोग बेसिकली जो कि इनको स्क्रिप्ट्स को डेसिफर करते हैं उनको बोला जाता है एपिग्राफिस्ट। तो बहुत ज़्यादा पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद जेम्स प्रिंसेप ने बहुत सारे एपिग्राफिस्ट की मदद से अशोकन ब्राह्मी को डेसिफर करा था फाइनली 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे खरोष्ठी को हमने रीड करा, यानी कि कैसे डेसिफर किया गया। तो ब्राह्मी कैसे डेसिफर हुई समझ में आया, इंडियन पंडित्स की मदद से और बहुत सारे एपिग्राफिस्ट की मदद से। खरोष्ठी को हमने कैसे पढ़ना सीखा, कैसे हमने उसे डेसिफर किया। तो इंडो ग्रीक किंग के कॉइन्स मिले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसे डेसिफर करने में, खरोष्ठी को। इन कॉइन्स के ऊपर किंग्स के नेम होते थे, ठीक है, जो कि ग्रीक में भी लिखे हुए थे और खरोष्ठी में भी लिखे हुए थे। तो कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स जिन्हें पुराने ज़माने की ग्रीक लैंग्वेज आती थी, तो उन्होंने कंपेयर करा इन लेटर्स को। तो मतलब उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ लिया, तो ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ लिया, जो ग्रीक में लिखा हुआ था वही खरोष्ठी में लिखा हुआ था, तो ऐसे उन्होंने डेसिफर किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स। जैसे कि एक स्क्रिप्ट में यानी कि ग्रीक में लिखा हुआ ए, तो खरोष्ठी में भी तो ए ही होगा वो, ठीक है। फॉर राइटिंग नेम सच एज अपोलोडोटस, जैसे कि ये लिखा गया है अपोलोडोटस, तो खरोष्ठी में भी तो वही होगा। तो विद द प्रिंसेप्ट आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ खरोष्ठी
लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस बिकेम पॉसिबल टू रीड एज वेल। जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने लैंग्वेज को डेसिफर कर लिया खरोष्ठी को, तो अब बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ पाना आसान हो गया था। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब क्या क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं इन इंस्क्रिप्शन से। हिस्टोरियंस फर्स्ट एग्जामिन ऑल इंस्क्रिप्शंस। सबसे पहले हिस्टोरियंस इन इंस्क्रिप्शंस को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। वो देखते हैं कि इनके अंदर कुछ कंटेंट, कुछ स्टाइल, कुछ लैंग्वेज, कुछ पॉलियोग्राफी, कुछ मैच कर रहा है। फिर वो इनका कंक्लूजन निकालते हैं। हेंस कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय सम रूलर्स। और उसके बाद वो देखते हैं कि ये किन रूलर्स ने इशू की थी। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं इन इंस्क्रिप्शन एविडेंस का, यानी कि ये जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम समझते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, जो लेटर्स है वो बहुत फेंटली एंग्रेव्ड होते हैं, मतलब बहुत हल्के पड़ जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, लेटर्स गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन्हें समझने में। It isn't always easy to be sure about the exact meaning of the words used in inscriptions. देखो, हर बार इंस्क्रिप्शंस में एक दिक्कत और आती है बहुत बड़ी कि एग्जैक्ट मीनिंग का पता नहीं चलता, क्योंकि देखो एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इस वर्ड का क्या मतलब है, ये वाला मतलब है ये वाला, तो एग्जैक्ट मीनिंग कई बार हम नहीं समझ पाते। Although several thousand inscriptions have been discovered, बहुत सारी हज़ारों संख्याओं में इंस्क्रिप्शंस हमें मिली है, लेकिन सभी को डिसिफर नहीं किया गया है। Another perhaps more fundamental problem, not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. एक और बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है कि हमें जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, क्या सब कुछ उस इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करा गया होगा? ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से, रूलर्स ने अपने हिसाब से इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया गया होगा, जो उन्हें अच्छा लगता होगा, अपने अच्छे पॉइंट्स को ही हमेशा लिखवाया होगा। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इंस्क्रिप्शंस की क्या क्या लिमिटेशन होती है। सो इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एंड इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आपको मैप वर्क दिखा देती हूँ। देखो, ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स का मैप वर्क है। तो ये मैप्स भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये दूसरा मैप है, यू कैन सी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश करी है। एंड ऑल्सो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, जो 14 महाजनपदास है सभी के नेम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करने हैं। एंड हु विल बी द फर्स्ट to comment down the answers, I'll be showing his her name in next video. Thanks for watching. Do subscribe this channel.